सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। खबर यह है कि नून लीग और आईपीपी ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को हुदूद से तजावुज और प्री पोल रिगिंग करार दे दिया है। नून लीग का कहना है कि इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करना इलेक्शन एक्ट 2017 की खिलाफ वर्जी है। इस फैसले के बाद से नून लीगी तोपों से अदलिया के खिलाफ गोलाबारी में शिद्दत आ गई है। गुट्टू सीयू से लेकर मासूम तक के रोने रोए जा रहे हैं। कराची गए शहबाज शरीफ ने फैसले पर पेशावर हाई कोर्ट को तनकीद का निशाना बनाया तो लाहौर में अता तारड़ ने इसके खिलाफ एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। राना सनाउल्लाह ने एलामिया जारी करके फैसले की मजम्मत की, मगर सच ये है कि खाली इल्ज़ाम तराशियों और मजम्मतों से कुछ नहीं होने वाला। नून लीग भूल रही है ये वही अदलिया है जहां से नवाज शरीफ को रिलीफ मिले हैं। अब मुखालिफिन को रिलीफ मिला है तो फिर हवास बाख्तगी कैसी। मगर सितम यह है कि पेशावर हाई कोर्ट के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आने वाला फैसला भी नून लीग का दिल जला रहा है, जिसमें इंतखाबात पर बानी पीटीआई से मुशावरत की इजाजत दी गई है। वाकिफाने हाल तो हवाओं का रुख बदलने की पेशगोई भी कर रहे हैं। ताने बाने इसके तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पीटीवी पर नशर होने से जोड़ रहे हैं। कुछ और भी खबरें हैं जो सियासी हालात में बड़ी तब्दीली का इंदिया दे रही हैं, मगर असल तब्दीली का पता तो 8 फरवरी को चलेगा, जब इंतखाबात में आम पाकिस्तानी वोटर अपना फैसला सुनाएगा। सामने क्या हो रहा है, पस मंजर क्या चल रहा है, इस पर हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत से जो अच्छी तरह समझती है, सियासत में रहे और हाल ही में उन्होंने ये बेड़ा उठाया कि कोशिश की जाए कि पाकिस्तान को एक बेहतर तरफ ले जाया जाए जिसमें सबको शामिल किया जाए। तो उनसे बात करेंगे। मोहम्मद अली दुरानी साहब हमारे साथ होंगे और उनसे हम जानेंगे कि वो क्या देख रहे हैं, आखिर वजह क्या है कि हम देख रहे हैं कि अभी इलेक्शन कमीशन बड़ा अच्छा था, अदालतें भी बड़ी अच्छी थीं, अचानक क्या हुआ कि नून लीग की तोपों का रुख अब इन इदारों की तरफ हो गया है। हत्ता कि तलाल चौधरी साहब उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये इलेक्शन कमीशन जो शेड्यूल अपनी मर्जी से नहीं दे सकता वो इलेक्शन कैसे करवाएगा। इससे पहले फजलुर रहमान साहब की आप देखिए, बाकायदा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि अगर उनके किसी कारकुन को कुछ भी हुआ तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जिम्मेदार होंगे। और एक तसलसल नजर आ रहा है कि जनाब सर्दी बहुत ज़्यादा होगी, हालात अच्छे नहीं हैं, तो ये क्यों कहा जा रहा है। और फजलुर रहमान साहब की तरफ से इस तरह कहना कि जिनके समधी खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर हैं, तो ये सब उनकी तरफ से क्यों, नून लीग इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस क्यों कर रही है, इस सब पर बात करते हैं। मोहम्मद अली दुरानी साहब सीनियर पॉलिटिशियन हमारे साथ हैं। दुरानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ़ लाए, बड़ी मेहरबानी। सर ये हो क्या रहा है, आप तो सबसे कुछ अर्सा से मुलाकातों में रहे, कोशिश भी करते रहे, उस पर आते हैं, लेकिन अभी ये अचानक माहौल कुछ बदल रहा है। बहुत से लोग बातें करने लग गए हैं कि शायद तहरीक इंसाफ के लिए कुछ रास्ता बन रहा है, इसलिए जो मुखालिफ पार्टियां थीं वो अब कह रही हैं कि जी ये बल्ले का निशान किस तरह से हो गया, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सच्ची बात करेंगे ना जी ज़रूर सर। हमारी सियासी पार्टियों को आदत पड़ चुकी है सिलेक्टेड होने की। इलेक्शन से वो भागना चाहती। अच्छा, लोगों में नहीं जान सर, वो सियासत क्या जो लोगों से भागे। जी, असल में लोगों का भी कभी इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा सियासत में। ये वो सियासत है जिसमें आम आदमी का कोई दखल ही नहीं है। ये वो सियासत है जिसमें सियासत की ABC जो होती है वो बल्दियाती होती है, इदारे होते हैं। 76 साल से कभी मार्शल आया तो एक आध दफ़ा कोई इदारे बन गए, लेकिन सूबाई, कौमी और बल्दियाती इकट्ठे कभी इस मुल्क में आए ही नहीं, इसलिए अवाम तो इसमें हिस्सा है ही नहीं। बाकी रह गया इलेक्टेबल्स और सिलेक्टेबल्स की जंग। ठीक, इसलिए हर दफ़ा कोशिश ये होती है हमारे सियासतदानों की कि वो किसी तरीके से सिलेक्टेबल बन जाएं और सिलेक्टेबल बन के वो अपने लिए कबूलियत, आजकल कबूलियत का लफ्ज़ बड़ा इस्तेमाल हो रहा है, अपने लिए कबूलियत पैदा करते हुए मुल्क के इक़्तिदार का हिस्सा ले लें। ठीक, इस वक्त जो सूरत हाल है वो अचानक ऐसी हुई है कि इनके लिए थोड़ी मुश्किलात पैदा हो गई।
क्या हुआ? मियां साहब तो बड़ी एश्योरेंसेस के साथ आए थे। देखना जी, मियां साहब तो पार्टीज उनकी तरफ जा रही थी, फिर एयरपोर्ट पे उतरे, उन्होंने अंगूठा लगा के मैसेज दिया कि वो सिलेक्टेबल है। उन्होंने, उनकी पार्टी ने ये पैगाम दिया कि हम जब उतरेंगे तो हम इलेक्शन नहीं लड़ने आ रहे, हम हुकूमत लेने आ रहे हैं, ठीक है जी, और हम जो है हम चौथी बार हुकूमत लेने आ रहे हैं। मतलब ये उनका एक मैसेज था। लेकिन हुआ ये कि अवाम का रिएक्शन वो एंटिसिपेट नहीं कर सके। उनको गलत रिपोर्ट्स दी गई यहाँ से। रिपोर्ट नहीं ली, अवाम का रिएक्शन गलत हो गया। अवाम ने इस चीज़ को अपने लिए एक तौहीन समझ लिया कि जी आप अब क्या हुआ है कि आपका जो देखें जी 5-6 करोड़ आपका वोटर जो है वो आपकी तरह का यंग आ गया, हमारी तरह के बूढ़े तो फारिग हो गए ना। यंग लोग जो हैं उनकी सोच का अपना अंदाज है, फिर उनके हाथों में टेलीविज़न स्टेशन भी आ गया, मोबाइल की सूरत में सोशल मीडिया का भी एक इम्पैक्ट आ गया, हर चीज़ से वो बाखबर भी हैं, जज्बात भी रखते हैं, एहसासात भी रखते हैं, रिएक्शन भी रखते हैं। तो इन सब चीज़ों ने सियासतदानों के लिए मुश्किलात पैदा कर दी। ये अब जो बात कर रहे हैं ये सब बिल्कुल इसलिए भी सही लग रही है कि अब शहबाज शरीफ साहब ने भी एक नई चीज़ ली, लाडला कौन। तो ये जो लाडले का उन पर टैग लग गया था, इससे लोग रिएक्शनरी हो गए और उसको धोने की वो कोशिश कर रहे हैं। हाँ, वो असल अब में शहबाज शरीफ साहब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जी लाडला वो होता है जिसके साथ ये हो, लाडला वो होता है जिसके साथ ये हो, वो अब उसको धोने की कोशिश। देखिए, मैंने असल में जब आज से 3 महीने पहले जी मैंने यहाँ पे मफामत की बात शुरू की, आपको याद होगा। बिल्कुल, मैंने उसका और जिक्र किया। आप अच्छा जी, मैंने मियाँ साहब को भी पैगाम दिया कि आप वापस तशरीफ ला रहे हैं तो फूलों का गुलदस्ता लेके प्रेसिडेंट से आप मुलाकात करते हैं, सबसे हर तरफ जाके हमने यही कहा कि जी मफामत और 3 नुकात पे रखी कि जी आपने पाकिस्तान, जमहूरियत और फ़ौज, इनको आप सियासी कन्फ्रंटेशन से निकाल दें और अपनी सियासत करें, अपना प्रोग्राम दें, मुस्तकबिल की बात करें, मईशत की बात करें। आप इसके ऊपर जनाब पहले तो इफ़ेक्ट हुआ। मियाँ साहब ने जब आए यहाँ पे आके उन्होंने मफामत की बात की इसके ऊपर, मीनार पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन कुछ 10-15 दिनों के बाद दोबारा उन्होंने माजी की तरफ छलांग लगाई और वो दोबारा एहतसाब के घोड़े पे। सर वो तो कारगिल तक चले गए, 93 तक चले गए। मतलब ये है कि आपने इस सारे अमल के अंदर अपने आप को उस कन्फ्रंटेशन में इन्वॉल्व कर लिया, जिस कन्फ्रंटेशन के नतीजे में आप माजी में तमाम तर मुश्किलात फेस करते रहे थे। और एट द सेम टाइम उन्होंने ये भी चाहा कि उनकी जो इलेक्टेबिलिटी है उसको इंश्योर भी किया जाए, यकीनी बनाया जाए बहर सूरत। अब अवाम जो हैं वो उनका पाँव नहीं लगने दे रहे ज़मीन पे। मैंने तो उस दिन कहा भी कि मैंने कहा उनकी आवाम से लाइन ही कट गई है, अभी तक निकल ही नहीं रहे सर। अब तो उसने तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई। हाँ, अब उसलिए मैंने तो नहीं कहा कि अगर आवाम से आपकी लाइन कट गई है तो बाकी तो पुलिस लाइन ही रहेगी। हाँ जी, आपका ये जुमला बड़ा वायरल हुआ कि पुलिस लाइन में जाके पुलिस लाइन में जलसा होगा। तो अब यह है कि अभी भी, आज भी, और मैंने उस वक़्त भी कहा, दोबारा भी कहा, मैंने कहा जी इस वक्त आप किसी का रास्ता रोकने में अपनी तवानाइयाँ खर्च ना करें। आप रास्ता जमहूरियत का बनाने में तवानाइयाँ। तो ये जो कह रहे हैं बल्ले का निशान नहीं होना चाहिए, ये बड़ा गलत कर दिया। ये रास्ता रोकने वाली बातें हैं ना, कि मतलब ये है कि मतलब ये शक्ल मुझे अच्छी नहीं लगती तो इसके ऊपर ब्लैक पॉलिश मार दो। भाई आपने अगर मुल्क के अंदर जमहूरियत को आगे बढ़ाना है तो आप जमहूरियत की पैदावार है, होना चाहिए आपको जमहूरियत के ज़रिए ही अवाम के आगे सरनगू करना पड़ेगा अपना। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपकी दास्तां भी नहीं होगी। लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो हैं साबिक प्राइम मिनिस्टर, वो कह रहे हैं कि जी 5 साल के लिए माइनस तरीके इंसाफ सारों को मिलकर हमें चलना होगा, पूरे 5 साल, और फिर ही हम इस चीज़ से निकल सकेंगे, बाद में देखेंगे। देखिए, मैंने तो आपका जो फार्मूला था उससे मिलता जुलता नहीं है ये? मैंने नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट का फार्मूला दिया, जिसके लिए मैंने आप तो तरीके इंसाफ के पास चले गए ना, वो कह रहे हैं माइनस तरीके इंसाफ। मैं वही आ रहा हूँ कि मैंने 4 मुल्कों की मिसालें दी। ब्रिटेन की दी, मैंने साउथ अफ्रीका की दी, मैंने आयरलैंड की दी, मैंने
जब नहीं की थी। मैंने कहा इन चारों मुल्कों ने, जो कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, नोन फॉर डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नेल्सन मंडेला ने, सब ने, उन्होंने एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बनाई जिसमें तमाम पार्टियों को शामिल किया। आज भी वक्त है, 39 डेज हैं, आज भी अगर ये लीडर ये फैसला करें कि जी हम सब इकट्ठे होके फेयर एंड फ्री इलेक्शन की डिमांड करते हैं और हम तमाम मिल के ये फैसला करते हैं कि आगे जो भी पार्टियां इलेक्ट होंगी वो पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान को दहशतगर्दी के चैलेंजेस से मुकाबले के लिए हम तमाम मिल के चलेंगे और 5 साल तक हम एक हुकूमत बनाएंगे जिसमें सिर्फ 30 वजीर होंगे, 30 से ज़्यादा नहीं होंगे। मतलब ये है, और ये जो हुकूमत होगी ये पाकिस्तान, मिसाके पाकिस्तान पे बनेगी, मिफाद पे नहीं बनेगी। अच्छा सर, ये बताएं, आपकी बात तो बड़ी अच्छी लगती है सुनने में, लेकिन अभी तो आईपीपी के साथ मामला नहीं तय हो रहे, एमक्यूएम के साथ अभी तक नहीं सीट अरेंजमेंट हो रही, तो जो पार्टी सबसे फ्रंट रनर लग रही थी माहौल के मुताबिक, तो वो आगे किस तरह चल सकेगी? और क्या आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ के लिए अब कुछ रास्ते बन रहे हैं, जो तो अभी तक तो पकड़ दकड़ी देख रहे हैं? देखें जी, मेरा ये ख्याल है कि तहरीक इंसाफ के लिए का अब जो सूरत हाल बन चुकी है वो बड़ी तकलीफ दे है। अगर आप आज तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकते हैं तो फिर ये इलेक्शन सेक्शन 77 वाले इलेक्शन बन जाएंगे, यानी कि इलेक्शन से पहले प्री पोल रिगिंग के नतीजे में आपका पूरा इलेक्टोरल प्रोसेस जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, पब्लिक उसको रिजेक्ट कर देगी और खुदा न खास्ता आपको इस मुल्क के अंदर एक मुश्किल खाना जंगी की सूरत हाल से दोचार होना पड़ सकता है। और आप पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ एक इलेक्शंस थे जिन्हें अवाम ने रिजेक्ट किया मुकम्मल, वो 77 के थे। थोड़ा सा सर चूँकि बता दें, ज़्यादातर आबादी यंग है। हाँ, 77 में ये आगाज़ ही होता, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की गवर्नमेंट थी, और उनको किसी ने मशवरा दिया कि आप ये जो मुकाबले पे लोग हैं इनको माइनस ही करते हैं। वो बंदा नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग, वो आपके लिए और यूथ यंग के लिए, जो लोग मुस्तकबिल की इंशाल्लाह हमारे हुक्मरान होंगे, उन्होंने ये किया कि 7 का जब इलेक्शन, उन्होंने बहुत पॉपुलर आदमी थे वो, इस तरह नहीं था, उन्होंने इलेक्शन वक्त से पहले अनाउंस कर दिया, लेकिन उन्हें किसी ब्यूरोक्रेट ने कान में कहा कि आपकी जीत यकीनी हो जाएगी। ब्यूरोक्रेट कौन था मैं जानता हूं, लेकिन मैं इस वक्त, आपकी जीत यकीनी हो जाएगी अगर आप चारों चीफ मिनिस्टर्स और अपने आप को इलेक्शन से पहले अनअपोज इलेक्ट करवा लें। और इसके ऊपर काम शुरू हो गया और जितने कैंडिडेट्स इन चारों 5 कैंडिडेट्स के मुकाबले में थे उनको उठवा लिया गया, जो अब भी हमें नजर आ रहा है। कागजात जमा करवाने जाते हैं, गायब हो गया जी। एक बहुत बड़े दानिश्वर थे पाकिस्तान की सहाफती दुनिया के, अब्बास अत्तर साहब, जी, वो डाई हार्ड पीपल्स पार्टी के बहुत मजबूत वो थे, बीबी के लिए उन्होंने बड़े अच्छे तराने भी लिखे। तो मेरे भी भाई थे, दोस्त थे, उस्ताद भी थे। तो एक दिन उन्होंने वो हेडलाइन से शुरू हुए थे, इधर तुम इधर हम उधर हम, और कप्तान, मतलब बहुत पाकिस्तान की तारीख। उन्होंने मुझे एक दफ़ा बताया कि जी भुट्टो साहब की जब कैंपेन शुरू हुई तो उन्हें बुलाया गया इस्लामाबाद कि आप कैंपेन में हेल्प करें। तो कहने लगे मैं जाके उत्थे गया कि उन बाकी की रह गया है, कैंपेन तो पहले ही ख़त्म हो गई, कि जो आपने इलेक्शन से पहले लोगों को ज़बरदस्ती अनअपोज करवाया है, उसके बाद तो आपकी धांधली का परसेप्शन पक्का हो गया। आज की जो कैफियत है, आप जब कागज़ फाड़ रहे हैं, आप जब उम्मीदवारों को उठा रहे हैं, प्रपोजर सेकेंडर्स को उठा रहे हैं, जब आपने मुकम्मल सूरत हाल को ऐसा बना दिया है जिसके नतीजे में पूरी साबिक वज़ीर ख़ारजा को एक थानेदार जो है वो धक्के दे के जो है उसमें डालता है। अब उस सूरत हाल में आप मुझे बताएं कि कौन मानेगा कि आप फेयर एंड फ्री इलेक्शंस करा रहे हैं? और इलेक्शन कमीशन ने तो अपने आप को ही डिफंक कर दिया है। मौलाना साहब फरमा रहे हैं कि ये बुलाया गया इलेक्शन कमिश्नर को सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया, उन्होंने जनाब ज़बरदस्ती उनसे 8 फरवरी की तारीख दिलवाई। तो जो आपने बात शुरू की थी, अगर ये पॉपुलर लीडर्स हैं तो ये क्यों भाग रहे हैं? तो इस तरह अगर ये इलेक्शन से जाएंगे और इस तरह के इलेक्शंस में जाएंगे तो स्टेबिलिटी तो फिर नहीं आ सकेगी। देखिए, अब ये मुझे समझ नहीं आती। अब ये जितने भी इस वक्त लीडर्स हैं, मैंने सबके साथ मेरा ताल्लुक़ है, बहुत रिस्पेक्ट का ताल्लुक़ है, मौलाना से तो बिल्कुल घर का एक मामला है, लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा कि ये क्या स्टेट ऑफ माइंड है
कि अवाम की राय के ऊपर से एक बुलडोजर गुजार के अवाम के हुक्मरान बन जाओ। भाई आपने ट्रक ड्राइवर बनना है या एमएनए बनना है? आपने बुलडोजर चलाना है या आपने हुकूमत चलानी है? ये तो बुलडोजर चलाने वाली नौकरी हुई ना, हुकूमत चलाने वाली तो नौकरी नहीं हुई कि उसके आगे जो आए उसके नीचे चला जाए। तो इस वक्त की सूरत हाल में अगर ये इसी रवैये को रवा रखते हैं तो फिर देखें अभी ऑप्शंस कम होते जा रहे हैं। मैंने नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट का ऑप्शन दिया 2 महीने पहले, बड़ा वायबल ऑप्शन था। खान साहब ने कभी कन्फ्रंटेशन की बात नहीं की, वो तैयार थे हर तरह। इवन हमने उन पे एतराज़ किया कि आप लोग फ़ौज के ख़िलाफ़, मुल्की इदारों के ख़िलाफ़ क्यों बात करते हैं। उन्होंने अपनी पार्टी को इंस्ट्रक्ट कर दिया कि भाई इस पर कोई बात नहीं होगी। जी, वो शेख सलमान का पैगाम आया कि आर्मी चीफ का दौरा है तो पाकिस्तान की बदनामी होगी वहाँ। ये वो सारी बातें हैं जो मैंने पब्लिकली कही और पूरी पार्टी से बात की, उन्होंने मुकम्मल ताउन किया। इसके बाद जो लोग यहाँ पे सिलेक्ट होने जा रहे थे, अच्छा, चौथी दफ़ा 5वीं दफ़ा, ठीक है, उन्होंने कहा जी कि आप जो है हम तो इन्हें छोड़ेंगे ही नहीं, इनका तो दिशा। अब मतलब ये है कि पार्टी के बड़े सीनियर मेंबरान जो हमारे हम जिनको बहुत प्यार करते हैं, आइडलाइज करते हैं, वो पार्टी लीडर के बजाय लगता है कि वो जज हैं। वो कहते हैं कि इसको तो होना नहीं चाहिए, इसने ये जुर्म किया। और भाई तुम कौन होती हो किसी का जुर्म का फैसला करने वाले? वो तो सिर्फ अदालत कर सकती है। ठीक, हाँ, सब तो वो अदालतों में रिश्तेदारियां निकाल रहे हैं। फलां जज ने अगर कहा अदालत उसका रिश्तेदार है। अब इलेक्शन कमीशन को तहरीक इंसाफ की निशाना बनाती थी, अब ये पीडीएम सारे उसके खिलाफ हो गए, सुप्रीम कोर्ट के भी खिलाफ होने लगे हैं, पेशावर हाई कोर्ट, बचा ही नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट। आज बाबर सत्तार साहब, जस्टिस गुलशन औरंगजेब साहब ने सिर्फ इतना ही कहा कि भाई मिलने दिया जाए, आप तो बड़ा खतरनाक माहौल पैदा कर रहे हैं। आज आप देखें कि जी ये तो फलां रिश्तेदार है, फलां का रिश्तेदार है, आज तो माहौल ही और हो गया। मतलब ये है कि आपने वो रवैया अख्तियार किया है, उससे बुरा रवैया अख्तियार किया जिसके ऊपर हम खान साहब पे तनकीद किया करते थे। मैं खुद करने वालों में था, ठीक है ना जी, कि जब वो राना सनाउल्लाह का केस हो रहा था, हम लोग उस पर शदीद ऑब्जेक्शन किया करते थे। जब वो किसी को चोर कहते थे, मैं हमेशा, मैं रिकॉर्ड पे हूँ, मैंने कहा कि जी आप किसी को चोर नहीं कह सकते, चोर बनाना अदालत का काम। सर एक बड़ी बात माफ के, ये बहुत कहा जा रहा है जी 2018 में भी हमारे साथ यही हुआ था। आपको लगता है जो आज माहौल है 2018 में? नहीं, आप मुझे बताएं कि 2 गलतियां जो होती हैं, कल की गलती आज की गलती का जवाब बन सकती है? कतई नहीं। मैं कहता हूँ बड़ा जुल्म हुआ, बहुत पीछे जाएंगे। 2018 पे बड़ा जुल्म हुआ, तो क्या अब आप जो है उस जुल्म के नतीजे में आज जुल्म का सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा? 2016 में आप हुकूमत छोड़ के क्यों गए थे? आप भी असेंबली तोड़ के तो दोबारा इंतखाबात करा लेते तो ये गिला ही ना पैदा होता। आप सब जो है सब कुछ वही करते हैं जो आपने चाहा है, आपने किया है। और उसके बाद ये है कि वो उसमें मुझे बच्चा मुझे कह रहा था कि एक इंग्लिश की बड़ी अच्छी सेइंग है, फूल मी वंस शेम ऑन यू, फूल मी ट्वाइस शेम ऑन मी। मतलब ये है कि चौथी दफा इक्तदार में जा रहे हैं और शर्म महसूस नहीं आती कि कह रहे हैं कि जी हमें फूल बनाए गए, हम फूल बन गए। भाई आप लोग जो कुछ कर रहे हैं, आप लोग ये माजी का एहतसाब इस मुल्क की ज़रूरत नहीं है, रोशन मुस्तकबिल इस मुल्क की ज़रूरत है। माजी का इंतकाम जो है वो आपको आगे नहीं ले जा सकता, रोशन मुस्तकबिल का प्रोग्राम आपको आगे ले जा सकता है। इन्होंने तो मोहम्मद रानी साहब, मिसाक जमहूरियत करने वाले ये लोग, पीडीएम 16 महीने की गवर्नमेंट चलाने वाले ये लोग, और मियाँ साहब बाहर थे, इतने साल बाहर रहे, मुलाकातें यहाँ से काबीना सारी पूरी चली जाती थी। उस वक्त ये चीज़ें तय नहीं हुई थी कि हमने आकर क्या प्लान देना है, क्या होना है। फिर शहबाज शरीफ साहब जो कहते नहीं मैं आँख का तारा हूँ, सारी चीज़ें पहले कोई तय नहीं हुई थी और आखिर उन्होंने एक बिल्कुल ही ये फिर गए, फिर कहते नहीं क्या हर दफ़ा मैं ही टक्कर मारता हूँ। मुझे तो वैसे मैं बिल्कुल समझने से कासिर हूँ क्या हो रहा है। ओवर कॉन्फिडेंस शायद नहीं, मैं समझता हूँ कि शायद मफाद इंसान को अंधा कर देता है, शायद इक़्तिदार इंसान को अंधा कर देता है। अब आप क्या देख रहे हैं? इक़्तिदार की ख्वाहिश इंसान को। रमेश कुमार साहब, आप भी उनको जानते हैं, वो भी सीनियर लीडर हैं, वो कहते हैं जी थिंक टैंक्स में भी मुझे पता है, मैं भी वहाँ रहा हूँ, और वो कहते हैं हमें पता लग जाता है, हम उसी जमात में ऐसे नहीं जाते। अब वो पीपल्स पार्टी में जा चुके हैं। वो ये कहते हैं कि लीडिंग रोल अब जरदारी साहब को मिलने वाला है, ही विल बी द किंग मेकर। आज एमक्यूएम के 2 लोग, बड़ी अच्छी बात है कि चले हर एक को हक हासिल है कि वो जहाँ जाना चाहिए, वो बड़े सीनियर लोग हारून साहब और अनीस साहब, अनीस एडवोकेट, ये पीपल्स पार्टी में चले गए। आप अब क्या आगे देख रहे हैं? क्या जरदारी साहब लीडिंग रोल में आ रहे हैं? मेरा तो ख्याल है, मेरा राय अपनी होती है, आपको पता है मैं तो इन सारी पार्टियों से भागा हुआ हूँ,
ठीक है जी, मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ सर। आप जो अवामी मूड बता रहे हैं वो तो बिल्कुल ही कुछ और बिल्कुल मैं भी उसी मूड में हूँ। और दूसरी बात ये मैं आपको बता दूं कि ये खा पीपल्स पार्टी हो, खा PDM जी, हैसियत मजमूई जो 16 महीने की गवर्नमेंट जी, सारे वो एक ही तस्वीर का एक ही रुख है। इस वक्त वो एक दूसरे के जो डिफरेंसेस बनाते हैं वो सिर्फ इसलिए बनाते हैं कि वो दूसरे वोट को जो उनके अगेंस्ट एक वो कर गए, क्लस्टर कर गए, उसको किसी हद तक सेपरेट कर सके। बाकी वो एक ही तस्वीर का एक ही रुख है। ये तो पहली बात। दूसरी बात ये है कि इस वक्त आज नहीं करेंगे तो बाद भी यही करना पड़ेगा, 1 साल बाद भी यही करना पड़ेगा। आपको नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी। वो तो कहते हैं हमने बनाई थी 16 महीने की गवर्नमेंट, तो बड़ी जबरदस्त। वो नेशनल यूनिटी नहीं थी, PDM यूनिटी थी। नहीं, वो मफाद यूनिटी थी, वो मिनिस्टर यूनिटी थी। मतलब 160 वजीर बना दिए आपने, ठीक है ना जी। आपने अगर नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बनानी है तो 30 वजीर बनाएंगे। एजेंडा मुल्क की तरक्की होगी, SIFC का एजेंडा आपको उठाना पड़ेगा, मईशत का एजेंडा आपको उठाना पड़ेगा, मुल्क के मफाद को आपको उठाना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। सर शहबाज शरीफ साहब तो सारी चीज़ों में एग्री किए हुए थे। वो तो उस वक्त साथ साथ तस्वीरों में तो नजर आते थे हर जगह पर कि जी ये सारा क्रेडिट जो है आर्मी चीफ को दिया करते थे। वो तो ये कहते हैं ना, मैंने तो सिर्फ वो करना है जो भाईजान कहेंगे। ये अब वो भाईजान के आने के बाद वो कहते हैं जी सीन में से मीम नहीं और मीम में से शीन नहीं। मतलब ये है कि वो जो मर्जी करें, नून करें, शीन करें, मीम करें, लेकिन अवाम से पंगा ना लें। आपने जो करना है करें, सियासत करें, अवाम से ना लड़ें। अवाम से लड़ने वाला जो होता है वो इबरत का निशान बन जाया करता है। अवाम से लड़ने वाला जो है वो उनके बच्चे भी सियासत नहीं कर सकते। फिर सर लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, बड़ा ज़रूरी। आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस देख रहे हैं, अभी तो वो माहौल नहीं है। हमारे बड़े हैं सर हामिद मीर साहब, सीनियर आप जानते हैं साफ़ी, उन्होंने कहा जी ये जो अब तक है, अगर तो सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करे अलग बात है, लेकिन एक फ्रॉड हो रहा है अभी तक। देखिए मैं आपको बता दूं, इस वक्त तक जो कुछ हो रहा है उसमें कहीं फेयर एंड फ्री इलेक्शन का शायबा भी नज़र नहीं आ रहा। अगर आपके पास अब सिर्फ 39 डेज़ में एक ही रास्ता बचा है कि आपकी अदलिया अपनी छुट्टियां ख़त्म करे। अब वो तो रोम जल रहा था तो वो इस वक्त वो बांसुरी ना बजाएं, अपनी छुट्टियां ख़त्म करके वापस आएँ और इलेक्शन कमीशन और इंतज़ामी अख्तियारात अदलिया अपने हाथ में लेते हुए, अदलिया इलेक्शन कमीशन के तमाम अख्तियारात और इंतज़ामी अख्तियारात अपने हाथ में लेते हुए मुल्क के अंदर फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराए, अदलिया के कंट्रोल। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली दुरानी साहब। फ्री एंड फेयर इलेक्शन और सुप्रीम कोर्ट को अपना किरदार इसमें अदा करना होगा। इसी बात पर ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ होंगे, उनसे बात करेंगे कि ये गेम क्यों ख़राब हो रही है नून लीग के साथ। ब्रेक के बाद अब पता चला। मुल्क में इस वक्त बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बन चुकी है। 39 दिन बाकी हैं इलेक्शंस में, लेकिन अभी तक जोड़ तोड़ भी चल रहा है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कराची गए, MQM से मुलाकात हुई, GDA से साथ चलने की बात आ गई, लेकिन MQM से सीट एडजस्टमेंट उस तरह नहीं हो पाती। IPP से भी अभी तक मामलात सामने नहीं आ सके। मियाँ जावेद लतीफ़ अपनी बात पर कायम है कि पंजाब की हद तक सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम किसी के साथ भी साथ चल सकें। इसी दौरान में हमने देखा कि तलाल चौधरी साहब फिर से एक्टिव हो गए, उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन पर शदीद तनकीद कर दी। फजलुर रहमान साहब कर चुके हैं, वो तो अदलिया पर भी तनकीद कर रहे हैं। नून लीग की तोपों का रुख इस वक्त अदलिया की तरफ भी है और इलेक्शन कमीशन की तरफ भी। तो ये अचानक माहौल में ये क्या हो गया है, इसी पर हम बात करेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा, साबिक वजीर भी रहे हैं, फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ हैं। चौहान साहब, ये अभी जिस तरह हम MQM के साथ देख रहे हैं, आखिरकार शहबाज शरीफ साहब गए हैं, लेकिन आपसे भी बात हुई थी, अभी तक वो चीज़ें नहीं तय हो सकी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ। क्या वजह है, जो पहले इन्होंने वादे वईद किए थे अब उससे फिर रहे हैं, हो क्या रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए वादे वईद वाली बात नहीं है, ये दोनों तरफ की बाहमी दिलचस्पी के साथ सारी चीज़ इनिशिएट हुई थी। किसी एक तरफ से जाना नहीं थी, न किसी एक तरफ की बिल एंड विश थी, और दोनों तरफ की मजबूरी है भी, और दोनों तरफ की तरफ से फ़ायदा इसी में है कि दोनों पार्टियां इकट्ठी होकर लड़ें, क्योंकि दुश्मन भी साझा है और ऑब्जेक्टिव भी सेम है। तो आज भी मीटिंग हुई है और कोई ऐसा इशू नहीं है। इंशाल्लाह एमिकेबली कोई रास्ता बन के अगले 4-6-7 दिनों के अंदर चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अभी क्योंकि 25 से लेके 30 तारीख तक कागजात नामजदगी की जनाब स्क्रूटनी का प्रोसेस जा रहा था,
और फिर उससे पहले जनाब कागजात नामजदगी के जमा करने का पूरा प्रोसेस था। तो अब ये 30 तारीख को ख़त्म होगा तो इंशाल्लाह 5-6 दिन के अंदर अंदर जो है सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। और वो हम अभी तक माहौल उस तरह का नहीं देख रहे, चार्ज माहौल जिस तरह होता है जल्द से कोई रैलीज, वो चीज़ें भी नज़र नहीं आ रही किसी भी पार्टी की तरफ से, उस तरह की नहीं हलचल है। हाँ, पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलावल साहब थोड़ा बहुत हमें नज़र आता है, लेकिन फजलुर रहमान साहब का अपना शिकवा है कि अमनो अमान की सूरत हाल बड़ी ख़तरनाक है। तो आप समझते हैं इस वजह से भी नहीं निकल रहे? देखें, ये तो पार्टी के जो मर्जी लीडर या मर्जी चेयरमैन की हद तक के जो जलसे है ना, वो तो कोई भी पार्टी चाहेगी कहीं पे भी कर सकती है। लेकिन जो कैंडिडेट्स की कैंपेन है, मैंने अपनी सारी जिंदगी इलेक्शन लड़ते लड़ाते एज अ कारकुन, एज अ लीडर, एज अ जनाब कैंडिडेट मैंने गुजारी है। पहला इलेक्शन देखा है पाकिस्तान की तारीख का कि जिसमें पार्टियां भी ठंडी, मौसम भी ठंडा, कैंपेन भी ठंडी, वोटर भी ठंडे, सपोर्टर भी ठंडे और कैंडिडेट भी ठंडे। अच्छा, वजह मसला ये है कि दिसंबर जनवरी का महीना ठंड और पार्टियों की सूरत हाल ये है कि पीटीआई जो है वो 9 मई की करतूतों की वजह से रियासत के सर सदके, रियासती इदारों के सर सदके ठंडी है। आईपीपी बेचारी नई बनी है, इस वजह से ठंडी है। पीपल्स पार्टी पिछले 12 साल से पंजाब के अंदर ठंडी है और नून लीग 16 महीने की पीडीएम की हुकूमत करने की वजह से ठंडी है। तो पार्टियां भी सारी ठंडी है। फिर एक अनसर्टेनिटी है कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, होंगे नहीं होंगे, हालात और वाकयात। तो ये इलेक्शन तो जलसे जुलूसों और रैलियों का और कार्नर मीटिंग्स का इलेक्शन है ही नहीं। ये इलेक्शन है डोर टू डोर, बैठक टू बैठक, आप जनाब लोगों से रब्ता करके। वो मुझे अभी तक माहौल नजर आ रहा है, वरना तो 2 महीने पहले ही कार्नर मीटिंग 200, 400, 600, 1000 बंदों की शुरू हो जाती थी जी। अब तो वो माहौल ही नहीं है, किसी को दिलचस्पी नहीं है। अच्छा, और ऊपर से फिर डरे हुए हैं। फिर ये जो तहरीक फसाद फिल अर्ज यहाँ पे 2 साल रही और उस 9 मई को उसका फाइनल नतीजा निकला और 9 मई के बाद फिर कोगला छपाकी जुमेरात आई है, जरा आगे पीछे देखे उसकी खाबत आई है वाला 9 मई का रिजल्ट निकलना शुरू हुआ जो आज तक निकल रहा है। उसकी वजह से पब्लिक डरी हुई है, आप लोग डरे हुए हैं। तो इस वजह से ये इलेक्शन अजीबो गरीब माफूकुल फितरत किस्म का इलेक्शन वाला माहौल है जिसमें माहौल कोई नहीं है। ठीक, बाज लोगों का ख्याल है कि शायद थोड़ा सा माहौल बदल रहा है, कुछ कारकुनों की रिहाई शुरू हो गई है, शायद आने वाले दिनों में कुछ माहौल बदले, क्योंकि नून लीग भी अब तनकीद करने लग गई है इलेक्शन कमीशन पर भी और अदलिया पर भी। फजलुर रहमान साहब ने भी चीफ जस्टिस को भी कहा कि जी आपने ज़बरदस्ती 8 फरवरी की तारीख दिलवाई है, आप जिम्मेदार होंगे, मेरे कारकुन को कुछ हुआ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिम्मेदार होंगे। तो आपको लगता है कोई माहौल कुछ बदल रहा है या तरीके इंसाफ के लिए कोई जगह बन रही है या नहीं? नहीं, ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और के मुताबिक है और चीज़ें कुछ दिखाई कुछ और दे रही हैं, नज़र कुछ और आ रही हैं। कुछ इंटरनेशनल लेवल की ऑब्लिगेशंस और इंटरनेशनल लेवल की कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिसको सॉर्ट आउट करने के लिए, जिसको एड्रेस करने के लिए कुछ चीज़ों को खुद लिंगर ऑन किया जा रहा है। मेरी बात को आप खुद ही समझ जाइएगा। जी। बहुत से केसेस फैसला इलेक्शन से पहले हो जाना था, उसको जान के इलेक्शन के बाद लिंगर ऑन किया गया है क्योंकि उसमें बहुत सी बैरूनी ताकतों की मुदाखलत होने का खदशा था। इस तरह की चीज़ें हैं। बाकी खवातीन के हवाले से ये कुछ हुआ है, कोई जनाब कुछ जिन मुल्कों की नेशनैलिटी होल्डर थी वहाँ की सिफारिश आई, बाकी जितनी सजा मिलनी थी मिल गई, तो एक आध की जनाब जमानत हो गई, 1-2 की और जमानत आजकल खवातीन की हो जाएगी। बाकी मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो कोई 0 टॉलरेंस है। 9 मई के जो जिम्मेदारान हैं उनको हर हाल में सजा मिलनी है और साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ इस वक्त नाअहल है, वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते, ये जो मर्जी कर ले। दूसरा, इन्होंने लाहौर का कागजात नामजदगी तो वैसे ही बेड़ा गर्क करा लिए, ये तो उनकी पार्टी के अंदर से किसी ने उनके खिलाफ साजिश की। वो तजवीज़ कुनिंदा जो है ना, वो किसी और हल्के का था, उस हल्के का था ही नहीं। जी। मैं तो हैरान हूँ कि जिस पार्टी के मरकजी बानी चेयरमैन के कागजात नामजदगी जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं बन सके, तो क्या मुल्क का सिस्टम चलाएंगे? ये तो कहीं ना कहीं बिल्कुल हाँ, वो नाहली नालायकी इसमें नजर आ रही है। लेकिन उमैर न्याजी साहब कह रहे हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं, वकील भी हैं, वो कह रहे हैं कि 1000 लोगों के हमारे रिजेक्ट हो जाएंगे नॉमिनेशन पेपर्स। तो ये अगर होता है तो ये तो फिर ऐसे है जैसे चाहते नहीं कि कहीं भी तहरीक इंसाफ कुछ किसी भी सतह पर कुछ नजर आए। यार मुझे सामा भाई एक चीज बताओ, रिजेक्ट होने हैं उसे बिल्कुल ठीक है,
अच्छा, ये जितने इश्तिहारी हैं, जितने प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं, पीओ जिनके हो चुके हैं, क्या आपका ख्याल है इनको रियासत 21 तोपों की सलामी दे? हजार के हजार ही तो नहीं सर, वो तो मुकदमे चल रहे हैं ना, और जो इनमें हैं उनके खिलाफ मुकदमे बना लिए जाएं। उन्हें क्या इनके गले में हाथ डाल के जना चीफ इलेक्शन कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर सारे ढोल बजाए? वो भाई इस तरह नहीं होगा। अच्छा, ये रियासती अदारों से टकराव की, गद्दारी के, बगावत के केसेस जिनके ऊपर है और वो मफरूर है, इश्तिहारी है, उनको तो कम से कम रियासत जनाब लड़ने की इजाजत नहीं देगी। अच्छा। और ये आपको 30 तारीख से लेके 4 तारीख के दरमियान आपको सामने फैसला आ जाएगा। बाकी इनको लेवल प्लेइंग फील्ड इतनी जबरदस्त दी गई अच्छा, कि 2450 बंदे कैंडिडेट, सबसे ज्यादा कैंडिडेट तहरीक इंसाफ के हैं। अच्छा, वो अलग बात है कि इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए पिछले 10 दिन से वावेला उठाया हुआ है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं। अच्छा, रमेश कुमार साहब नून लीग में भी रहे, तहरीक इंसाफ में भी, अब पीपल्स पार्टी में चले गए। वो कहते हैं मैं थिंक टैंक्स में भी रहता हूं, अब लीडिंग रोल जरदारी साहब को मिलने वाला है, वो किंग मेकर होंगे। अभी हम देख रहे हैं ज्यादा शमूलियत उस तरफ शुरू हो गई है। रमेश कुमार का एक ही काम है, अब मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, मेरा भाई है, ठीक है ना, छोड़ इसको, एवी की जरा वो बवेलियां मार रहा है। नहीं, लेकिन एवी की बवेलियां, चौहान साहब आप भी तो कहते हैं कि एक यूनिटी गवर्नमेंट होगी, एक दोबारा मुख्तलिफ पार्टीज के साथ गवर्नमेंट बनेगी और उसमें ज़ाहिर है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का भी एक रोल होगा, तो लीडिंग रोल किसके पास होगा? अभी आपको लगता है कि मियां नवाज शरीफ साहब फ्रंट रनर हैं, या नून लीग सबसे आगे होगी, या आपको लगता है जरदारी साहब सबसे आगे होंगे और बाकी को मिलाएंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो उसने बातें की है ना, फौज से लिंक करके कि मैं फौज के थिंक टैंक अदारे में हूँ, और ये मैं समझता हूँ ये गैर जिम्मेदाराना उसने बयान दिया है। और जरदारी साहब को खुश करने के लिए ताज़ा जो है ना वो पीपल्स पार्टी ज्वाइन की हुई है उसने। अच्छा। वो पीपल्स पार्टी के जनाब आशीर्वाद लेने के लिए। आपकी असेसमेंट क्या है? आप लीडिंग रोल में नून लीग को देख रहे हैं? सर, बात यह है कि इस वक्त अभी तो है एक अनसर्टेनिटी। जब सर्टेनिटी होगी इलेक्शन के हवाले से कि 100% इलेक्शन हो जाएगा, इलेक्शन जब होगा तो जाहिर सी बात है हालात और वाक़यात सबके सामने है। पीपल्स पार्टी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती जनाब 3 सूबों में, 3 सूबों में तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। आप किस तरीके से उसका लीडिंग रोल आप देख रहे हैं? आप बताएं ना। वो APK के अंदर वो एग्जिस्ट नहीं करती, पंजाब के अंदर वो एग्जिस्ट नहीं करती, बलोचिस्तान के अंदर वो एग्जिस्ट नहीं करती। पंजाब के जो आपका 70% के करीब जो ना सीटें रखता है, आप बताएं 60%, 65%, उसमें उसका कोई रोल ही कोई नहीं है, तो लीडिंग कहां से होगी? तो भी रियलिस्टिक ना, कोई चीज ऐसी बात बंदा करे जो ग्राउंड रियलिटीज के ऊपर हो। तो आप कह रहे हैं, मैं कहूं कि IPP का वजीर आजम बनेगा, तो यार हंसेंगे, आप भी हंसेंगे, मैं भी हंसूंगा। लेकिन सर वजीर आला का चलो हम कह सकते हैं, यहाँ पे 16 सीटों पे और 10 सीटों पे भी लोग वजीर आला रहे जी पंजाब के अंदर। जी मंजूर भट्टो साहब 16 सीटों पे रहे, चौधरी परवेज लाई साहब 10 सीटों पे रहे जी। लेकिन मैं अगर वजीर आजम का दावा करना शुरू हो जाऊं कि अलीम खान साहब वजीर आजम बनेंगे या जहांगीर तरीन साहब वजीर आजम बनेंगे, जी जी, तो थोड़ा सा आप भी हंसेंगे। हाँ, मैं ये कहूँ वो स्पीकर असेंबली बनेंगे, वो सीनियर मिनिस्टर बनेंगे, वफाकी, तो कोई चीज समझ भी आती है। तो कहने का मकसद यार रमेश कुमार ने बस आसिफ जरदारी साहब को और बिलावल जरदारी को खुश करने के लिए ये बवाली हमारी है। ये बताएं, आप कह रहे हैं इस्तेहकाम आना चाहिए या एक गैर यकीनी की सूरत हाल ख़त्म होनी चाहिए, फिर ये सारी बातें होंगी। ये कैसे ख़त्म होगी गैर यकीनी की सूरत हाल, अदम इस्तेहकाम कैसे ख़त्म होगा जब चीज़ें पता ही नहीं लग रहा होगा कौन किस तरफ जा रहा है, क्या होने वाला है, किस तरह चीज़ें आगे बढ़ेंगी? तो फिर तो मईशत भी ठीक नहीं हो सकेगी जब तक चीज़ों में बिल्कुल में ठहराव नज़र नहीं आएगा। तो कैसे अब ये मुल्क में एक बिल्कुल वाज़ेह कैफियत नज़र आएगी कि जी इस वक्त ये होगा, इस वक्त ये होगा, ऐसे सारी चीज़ें आगे चलेंगी? उसामा साहब अभी भी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, फौज के अंदर और बहुत से हलकों के अंदर साबिक एस्टेब्लिशमेंट के जो फैसिलिटेटर हैं, जनरल फैज़ के जो परवरदा लोग हैं वो मौजूद हैं, और वो इलेक्शन कमीशन से लेके इलेक्शन प्रोसेस से लेके बहुत सी चीज़ों के ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं, बहुत सी चीज़ों के ऊपर, जिसका फक्तर आप देख रहे हैं। हर रोज़ कोई मैनिफेस्टेशन आपके सामने है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की फौज को, एस्टेब्लिशमेंट को, रियासती इदारों को इसके हवाले से स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी और पाकिस्तान की रियासत को डिस्टेबलाइज नहीं होना चाहिए। और जो लोग 9 मई के जिम्मेदारान थे, चाहे फौज के अंदर है या फौज से बाहर है,
जो अभी भी हल्की फुल्की ठक ठुक जो है जिन्होंने लगाई हुई है, वो प्रॉपर तरीके से स्ट्रिक्ट एक्शन लें ताकि पाकिस्तान एक साइड पे तरीके से जो है वो उसकी मूवमेंट हो, ताकि पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो। पाकिस्तान की जनाब इकॉनमी बेहतर होने की वजह से एक आम पाकिस्तानी के घर अच्छे तरीके से चूल्हा जले, महंगाई से जान छूटे और पाकिस्तान जनाब एक स्टेबल कंट्री के तौर पे जो है वो नजर आए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीजें अब अरबाब बस्तो कुशाद को जानने वाली और समझने वाली है, और पाकिस्तान के अदालती अदारों को भी इस पे समझना चाहिए कि जरा सोच समझ के इंसाफ पूरी दुनिया के अंदर लोग करते हैं, अदालत जनाब रियासतें करती हैं, लेकिन रियासती मफादात को मुकद्दम रख के। अच्छा सर, ये जो अभी आपने बात की, ये ज़ाहिर इसी तनाजुर में है। जहांगीर तरीन साहब भी आपकी पार्टी के सरबराह हैं, वो कह रहे हैं कि जी ये जो पेशावर हाईकोर्ट का फैसला है इंतखाबी निशान बल्ले के हवाले से, तो अब इसमें सर अच्छा नहीं है सबको बीच में आने दिया जाए, खुला मैदान सबको मिले, ताकि फिर सारे बाद में कोई शोर ना मचाए कि जनाब नहीं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी, सारों को मौका मिलना चाहिए। हाँ भाई, अब तसल्ली से सुन लीजिएगा। पहली चीज ये है कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग मौजूद है, लाहौर हाई कोर्ट की जो फैसला आया था अभी लास्ट टाइम 10-12-15 दिन पहले, उसके बाद उन्होंने सख्ती से मना कर दिया कि इलेक्शन के प्रोसेस के हवाले से कोई हाई कोर्ट किसी किस्म की एक्टिविज्म का शिकार नहीं होगी। ये कहा था, उन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट जाने और इलेक्शन कमीशन जाने, फिर क्यों जनाब बीच में इंटरवीन किया गया? पहली चीज। दूसरी चीज, चले हिस्ट्री है पाकिस्तान की सिस्टम की कि पेशावर हाई कोर्ट, बलोचिस्तान हाई कोर्ट और कराची हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, ये तीनों कोर्ट्स के पास ये कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन अगर जनाब टेकअप करती है तो डिविजनल बेंच इनका जनाब उसको सुनता है, सिंगल बेंच सुनता ही नहीं है। चले चौहान साहब, जी आप बड़े कानूनी नुक्ते चुके उठा रहे हैं, फिर इंशाल्लाह इस पर बात करें, क्योंकि मुझे जाना है। हाफिज हुसैन अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब फयाजुल हसन चौहान साहब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा अपना मौक़िफ़ दे रहे थे। हाफिज हुसैन अहमद साहब, जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह फजलुर रहमान साहब ने जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने एक तरह से तो बड़े शिकवे भी कर दिए हैं और बड़ी मुश्किल में डाल दिया है आला ओहदेदारों को। कई महीने हो गए ना, पहले उमरताब नियाल साहब जब चीफ जस्टिस थे तब भी बात नहीं मानी गई, अब काजी साहब हैं तो तब भी इलेक्शन कमीशन उनकी बात नहीं अगर मानता तो फिर इलेक्शन तो कभी भी नहीं होंगे। तो फजलुर रहमान साहब क्यों इस बारे में बात कर रहे हैं कि जी चीफ जस्टिस को क्या ज़रूरत थी उनको बुलाकर ये कहने की कि जी आप मुशावरत करें सदर से और एक तारीख दें? ये तारीख तो दोनों ने मिलकर दी है, चीफ जस्टिस साहब ने या सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं दी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है इलेक्शन कमीशन का, तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन शुरू से ये अपने आप को मुतनाज़ा बना चुकी है। जब 2 असम्बलियाँ टूटी थी तो उस वक़्त भी जो आईनी तकाजा था उस हवाले से जो रूगर्दानी गई, तो उसमें वाकई जान दीगर अवामिल भी शामिल थे। तो उससे मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने अपने वो जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं की, और बदकिस्मती ये है कि उसके बाद कौमी असम्बली के जो 90 दिन थे वो भी इसके अंदाज में पूरे नहीं हुए। और फिर आप देखेंगे कि अगर अजीब बात थी कि उन्होंने ऐलान तो कर दिया था 8 फरवरी का, लेकिन शेड्यूल नहीं दे रहे थे। तो अब मसला ये है कि बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे हर मामलात को अदलिया के ही कंधों पे रखा जाता है, और जहाँ भी आप जाएंगे, चाहे असेंबल का मसला हो, चाहे तारीख देने का मसला हो, चाहे 60 दिन का सूबों के हवाले से जो लिमिट है या 90 दिन का कौमी असम्बली के हवाले से है, वो इलेक्शन कमीशन उसको तो क्योंकि बाइख्तियार था, लेकिन वो मैं समझता हूँ कि इस वक्त वो किसी के कहने पर या किसी हवाले से वो अपनी उस गैर जानकारी को बैठी है। इसलिए मैं समझता हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब ने जो बात की है वो उससे पहले 2 दिन पहले इलेक्शन कमिश्नर ने खुद कहा था कि जनाब 2 सूबों में बहुत हालात खराब है और मुझे खुद पता है कि बहुत हालात खराब है, मैं दुआगू हूँ, इसका हवाला भी दिया। अब सवाल पैदा होता है कि इतने मुस्तजाब दुआवात है हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की, सिर्फ वो बैठकर इस्लामाबाद से दुआ करेंगे और वहाँ पर जो है लोग पुरअमन रहेंगे, उसकी जिम्मेदारी किस पे आयद होती है? और जब इलेक्शन कमिश्नर को कहा जाता है वो कहते हैं जी हमें तो तारीख दी है, चीफ जस्टिस ने दी है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो इदारों के हवाले से ये हम एक गेंद को किसी के कोर्ट में फेंक देते हैं, फिर वो गेंद किसी कोर्ट में पहुँच जाता है, और मैं समझता हूँ कि
तो सियासी वर्कर की हैसियत के बावजूद मैं समझता हूँ कि इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी हमारी सियासतदानों पर है। हम समझते हैं कि एक दिन हम खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दरवाजे पे एहतजाज करते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे एहतजाज करते हैं। जब कभी हमारे हक में फैसला आता है तो फिर हमारी टून कुछ और होती है, और जब गलत फैसला आता है तो फिर और होती है। तो मैं समझता हूँ इसका हक वाहिद हल यही है कि हर इदारा अपने ताइन में रहे और फिर सियासतदान अपने मसाइल को कुल हल कर सके। जी आप सब, ये कोई नई बात नहीं है। 90 दिन हमने एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा देखा, उससे आगे तजावुज़ किया गया। आइन में एक चीज़ दर्ज है, जो अमन मान की सूरत हाल है वो भी कोई आज हम खराब नहीं देख रहे, एक तसलसल है। इससे पहले इससे भी ज़्यादा बुरे हालात थे, लेकिन इलेक्शंस हुए। और ये भी कि गवर्नर साहब तो काफ़ी अरसे से कह रहे थे कि जी मौसम की ख़राबी, वो भी कोई वजह नहीं, फरवरी में इलेक्शन तो पहले भी हुए हैं। तो ये तो फिर एक मसला खड़ा हो जाएगा कि जी कितनी दफ़ा अब इलेक्शन कमीशन अगर अपना काम ही नहीं करता, जिसका बाद काम इलेक्शंस करवाना, तो किसी ने तो फिर उसको कहना है कि भाई अपना काम तो करो। देखिए, अगर मौलाना फजल रहमान साहब आज कह रहे हैं कि मौसम की खराबी के हवाले से फरवरी में जब उन्होंने बात की 8 फरवरी की, तो मौलाना फजल रहमान ने 18 के बाद कहा था कि धांधली हुई है, फौरन इलेक्शन करा दे। तो क्या मौलाना फजल रहमान के कहने से इलेक्शन हो जाते हैं? क्या मौलाना फजल रहमान के हवाले से जो है लाडले बदल जाते हैं? क्या मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से फैसले क्या दारोमदार उस पे है? मौलाना फजल रहमान ने अपने उन खदशात का इजहार किया जो उनके हल्कों में या हमारे जो पॉकेट्स है उसमें जो हम सामने आते हैं। हम अब भी कहते हैं कि हम इलेक्शन से नहीं भाग रहे हैं, बल्कि हम कहते हैं कि आप बुनियादी तौर पर बिल्कुल उन्हें भरे का निशान दे दें, आप बुनियादी तौर पर उन तमाम इंतजाम के हवाले से बात करें। लेकिन अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये कहता है कि मैं समझता हूँ कि 2 सूबों में इंतहाई तौर पर जो है वो दहशतगर्दी के खदशात हैं, लेकिन मैं दुआगू हूँ, तो उसामा भाई आप बताएं फिर उसके बाद क्या कोई सियासतदान ही नहीं कह सकता कि क्या इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी सिर्फ इसी हवाले से है कि वो दुआ करे, और अगर दुआ से काम बनता है तो फिर अरबों रुपए खर्च करने की क्या जरूरत है इलेक्शन में। जी चले, यानी आप समझते हैं कि ऐसा माहौल बनाया जाए जिसमें गारंटीड हो कि बड़ा अमन व अमान भी बड़ा अच्छा होगा, कोई मसला नहीं होगा और किसी की कोई इंटरवेंशन नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हाफिज़ हुसैन अहमद साहब, सीनियर रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम, आपने वक्त दिया। कुछ ही देर में आप हेडलाइंस देख सकेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।